सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपके किताब का 12वें नंबर का चैप्टर आषाढ़ का पहला दिन, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है, इसे पढ़ाएंगे। जैसा कि इसके टाइटल से आषाढ़ का पहला दिन, इसी से ही पता लगता है कि कवि ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है। आषाढ़ नाम क्या? हिंदी के मंथ के नाम जानते हैं? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस और महा और फाल्गुन। इस तरह 12 त्योहार होते हैं। तो वैशाख महीना जो रहता है, जो आषाढ़ का जो महीना रहता है, उस आषाढ़ के महीने में बारिश प्रारंभ होती है। ठीक है। तो हमारे यहाँ चैत्र से साल का प्रारंभ मानते हैं। चैत्र पता है? नवरात्रि। जब नवरात्रि आती है ना चैत्र मास की, जो कि हमारे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मार्च का महीना होता है। ठीक है ना। तो मार्च में जब मार्च का महीना होता है, तो हमारा जो भारतीय कैलेंडर है वह पहला मंथ होता है, चैत्र प्रथम महीना होता है। और इस तरह से पहले महीने में चैत्र, मार्च, अप्रैल और मई, चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़, जून। तो मई और जून जब लगता है, मई का आखिरी और जून का प्रथम सप्ताह, जब बारिश चालू हो जाती है, तो आषाढ़ का पहला दिन, अर्थात आषाढ़ का पहला दिन किसको ज्यादा चाहिए होता है? बारिश किसको ज्यादा जरूरत होती है? किसको जरूरत होती है? किसान को। कारण भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कारण से पूरा भारत की जो अर्थव्यवस्था है, पूरे भारत का जो धन कमाने का साधन है, व्यवसाय है, प्रमुख साधन, वो कृषि है, फसल, खेती है। इस कारण से खेती किस पर डिपेंड करती है? मौसम पर डिपेंड करती है, ऋतुओं पर डिपेंड करती है, तो बरसात पर डिपेंड करती है। इस कारण से कैसी बारिश हुई और कैसी बारिश है, इस पर ही पूरी खेती, पूरे किसान डिपेंड करते हैं। देखा ना आपने, कई किसान आत्महत्या कर लेते, कारण खेती में बारिश ही नहीं है। बारिश नहीं होने के कारण वो अपने कर्जे जो उन्होंने जमींदारों से लिए हैं या बड़े बड़े लोगों से लिए, वो चुका नहीं पाते, तो परेशान होकर आत्महत्या कर लेते। देखा ना भारत में कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो भारत, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस कारण से भारत के जो किसान हैं, उन किसानों के कारण ही किसानों की जब फसल पककर तैयार हो जाती है, अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए पर्व मनाते हैं। भारत के जितने भी पर्व हैं, त्योहार है, वो सब किसानों की फसल पकने के साथ है। कभी भी ध्यान दीजिए आप, जब भी फसल पककर तैयार होती है, किसान अपनी खुशी को व्यक्त करता है, कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। तो इस तरह से किसान कब खुश होता है? किसान खुश होता है जैसे काले काले घने घने बादलों को देखता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पाहुन हैं, मेहमान हैं। जब वे आ जाते हैं तो उनको देखकर खुश होता है, बहुत खुश होता है। और जब वे बरस जाते हैं तो उसका मन मयूर नाच उठता है। जैसे काले बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं। बरसता बादल बरसते बाद में है, ठीक है, लेकिन मोर पहले नाचना चालू कर देते हैं, तो इंगित करते हैं, संकेत करते हैं कि बारिश आने वाली है। ठीक वैसे ही किसान जैसे ही काले घने बादलों को देखता है, उसका मन रूपी जो मोर है वो नाच उठता है, अर्थात किसान बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरह से किसान के लिए बादलों का क्या महत्व है, आषाढ़ का पहला दिन किसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को इस कविता में दर्शाया गया है, बताया गया है मिश्र जी के द्वारा। तो निकालिए आषाढ़ का पहला दिन। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना, ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे, जो भूखा रहकर धरती चीर कर जल को खिलाता है, जो पानी वक्त पर आए नहीं
कहलाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिन दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलधर अधिक आता है कालिदास के मन में, तो मुझको क्षमा कर देना। क्या बताया गया? आप शब्दार्थ पहले हम लिखते जाएंगे और शब्दार्थ के साथ शब्दों के भावार्थ समझते जाएंगे, ठीक है ना। तो आप टेस्ट नोटबुक आप निकाल ही दिए होंगे। देखिए, हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना। हवा का जोर, जोर मतलब होता है तेजी, स्पीड। हवा की स्पीड, जोर। वर्षा की झड़ी, झड़ी मतलब होता है हल्की हल्की बूंदें, जो लगातार बूंदें गिरती रहती है पानी की, उनको बोलते हैं झड़ी लगना। झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं कहीं झाड़ मतलब होते हैं छोटे छोटे पौधे जो एक साथ एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं, उनको बोलते हैं झाड़। झाड़ों का कहीं गिर पड़ना, जब तेज बारिश आती है, हवा चलती है तो झाड़ गिर पड़ते हैं। कहीं गर्जन का जाकर, गर्जन मतलब होता है बादलों की गड़गड़ाहट, जोर से जो बादल आवाज करते हैं। दूर सिर के पास फिर पड़ना, सिर के पास फिर पड़ना मतलब सिर के ऊपर ऐसा लगता है मानो सिर के ऊपर ही गिर जाएगी बिजली। करंट आता है ना, कान में गिर जाते हैं। तो क्या बताया कि जो बरसात आने वाली है। अभी देखो आपके 5th नंबर का जो लाइन है, ये वर्षा के अनोखे दृश्य, बरसात के अनोखे यानी मन को भाने वाले विशेष अनोखे जो दृश्य है ये कैसे है, तो दृश्य के बारे में बताया। बरसात आने से पहले कौन कौन से दृश्य, कौन कौन से नजारे उपस्थित होते हैं, दिखाई देते हैं, उनके बारे में बताया है। हवा का जोर, हवा तेजी से बहने लगती है ना, हवा तेजी से बहने लगती है। वर्षा की झड़ी, बारिश लगातार रिमझिम 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 बारिश गिरने लगती है, वर्षा की झड़ी। झाड़ों का गिर पड़ना, जैसे ही तेज हवा चलती है, बारिश आती है, रास्ते में अनेक पेड़ पौधे, झाड़, कंटीले झाड़ियां गिरी हुई मिलती है। कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, क्या मतलब? कहीं गर्जन का, गर्जन यानी जो बादल, जो काले काले बादल एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के बाद जो उनमें बिजली उत्पन्न होती है, उस टकराने से जो गड़गड़ की आवाज आती है, जैसे ढोल नगाड़े बज रहे हों, कैसा लगता है? जैसे कोई अपनी शादी की बारात लेकर जा रहा है, ठीक है, तो बारात में जब ढोल नगाड़े बजते हैं, जिसके ऊपर आप डांस करते हैं, वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो बादलों का समूह अपनी बारात लेकर चल रहा है और ढोल नगाड़े बजा रहा है। तो वो ढोल नगाड़े के रूप में हमें क्या सुनाई देते हैं? गर्जन, जो बिजली चमकती है, जो गरजते हैं, आवाज आती है, डम 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 की आवाज जो आती है, वो आवाज। और उन आवाजों के आने से, गड़गड़ाहट होने से ऐसा लगना मानो ये गड़गड़ाहट, ये बिजली, ये बादलों का गरजना हमारे सिर के ऊपर ही फट पड़ेगा, अर्थात हमारे सिर के ऊपर ही गिर जाएगा। उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, उमड़ती नदी मतलब नदियां पानी से लबालब भर गई हैं, नदी भरे पानी से भर गई है, और नदी के भरने के कारण उसके जो किनारे हैं वो किनारों को छोड़कर खेतों की ओर दौड़ रही है। तो नदी, उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, खेती जो फसल है, जो खेत है, वो खुले में लेटे हुए ना, जमीनी तो है, तो जमीन के ऊपर जब पानी आता है तो ऐसा लग रहा है मानो नदी उफन के बाहर निकल रही हो, उमड़ रही हो, और उमड़ती हुई नदी ने अपने किनारे तोड़ दिए और चारों तरफ बाढ़ आ गई। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, चारों तरफ पानी पानी नजर आता है। ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फैल उठना, जैसे ही काले काले घने घने बादल नाचते कूदते एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने पर गर्जन की आवाज होती है, ढोल नगाड़ों की आवाज होती है, जोर जोर से गड़गड़ाने की आवाज होती है। जैसे ही गड़गड़ाते हैं, एक दूसरे से भिड़ते हैं, जोर से बिजली चमकती है। तो बिजली कैसे होती है? सफेद, कहीं पीलापन लिए हुए, कहीं सफेद हुए। तो बिजली कैसी चमकती हुई दिखाई देती है? ध्वजा की तरह। ध्वजा मतलब होता है पताका, फ्लैग। तो ध्वजा है उसकी तरह, क्योंकि आसमान में उड़ती है
तो अब पताका भी आसमान में उड़ती है। तो ऐसा लग रहा है मानो बिजली रूपी जो पताका है, जो ध्वजा है, वह दिशाओं में फहर उठी है, चारों दिशाओं में, कहीं भी, कभी इधर बिजली गरजती है, उधर बिजली गरजती है, कभी इधर गरजती है, कभी इधर गरजती है, पता ही नहीं लगता कहाँ बिजली गरजेगी। और जब जोर से बिजली गरजती है, जोर से अपनी चमक दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है मानो कहीं कोई भी दिशा में एक ध्वजा फहरा रही हो, लहरा रही हो, फहरा रही हो, ठीक है, हवा में लहराती है। ये वर्षा के अनोखे दृश्य, ये सारे क्या हैं? वर्षा जब आने वाली है, बरसात हो रही है, आषाढ़ का पहला दिन, जिस दिन बारिश होती है, उस दिन के अनोखे, अनोखे मतलब मन को प्रसन्न करने वाले विशेष ये अनोखे दृश्य। कितने सारे दृश्य हो गए? कैसे कैसे दृश्य हो गए? हवा का जोर से चलना, पानी का, बरसात का लगातार झड़ी के रूप में बहना, पेड़ पौधों का टूट कर गिर जाना, गर्जन होना, आवाज होना, बिजली चमकना, पानी का खेतों में, खेतों की छाती के ऊपर, छाती मतलब होता है हृदय, खेतों के सीने के ऊपर जो पानी फैला है, ऐसा लगता है मानो नदी उफनकर अपने किनारों को तोड़कर खेतों की छाती तक लहरा रही है। ऊपर जोर जोर से आसमान में जब दो बादल जोर जोर से गरजते, गड़गड़ाते हुए एक दूसरे से भिड़ते, लड़ाई करते हैं, तो गर्जन तर्जन की आवाज आती है। तो उस गर्जन तर्जन की आवाज के साथ बिजली चमकती है, मानो वह बिजली दिशाओं में पताका के समान। अब इसको अनेक कवि कैसे कहते हैं? मानो दो सेना, दो शत्रु सेना एक दूसरे से लड़ाई करने आती हैं, और जब दो काले बादल एक दूसरे से लड़ाई करने आते हैं, मानो दो शत्रु हैं, और सारे दुश्मन एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। भिड़ने से जो आवाज आती है, तलवार की, ढाल की जो आवाज आती है, तो बड़ी बड़ी तलवारें जब एक दूसरे से टकराती हैं, तो टकराने से, लोहे के लोहे से टकराने से एक करंट उत्पन्न होता है, जिससे बिजली चमकती है। देखा ना आपने? लोहे से लोहे टकराते तो बहुत जोर से बिजली की आवाज भी होती है और एक बिजली चमकती है। तो आसमान में ऐसा लग रहा है मानो दो शत्रु सेना एक दूसरे के साथ पूरी तैयारी के साथ लड़ने भिड़ने को तैयार हो रही है, और लड़ने भिड़ने की तैयारी में एक दूसरे से भिड़ जाती है। भिड़ने से आवाज होती है गड़गड़ाने की, और उसी आवाज के साथ बिजली चमकती है। उसी आवाज के साथ एक दूसरे से तलवार से प्रहार करते हैं, और दूसरा शत्रु उस तलवार के प्रहार को रोकने के लिए अपने तलवार का प्रयोग करता है। तो जैसे ही शत्रु दूसरी तलवार को रोकता है, तो वहां पर बिजली का निर्माण होता है। ये सारे दृश्य किसे अच्छे लगते हैं? किसको अच्छे लगते हैं? जिसको प्राण से प्यारे, जिसको भी ये सारे दृश्य प्राण से भी अधिक प्यारे, अपनी जान, सांस, दम, श्वास, अपनी जिंदगी से जिसको भी ये दृश्य, ये नजारे जिसको भी प्यारे होते हैं, वो कौन होता है? जो चातक की तरह तकता है बादल घने गजरारे। देखो, अभी तो नजारे के बारे में बताया, दृश्य उपस्थित किया काले बादलों का, बरसात का। अब किसान की विशेषताएं बताया, ठीक है? जिसको ये सारे दृश्य, ये सारे नजारे, ये सारा देखने का व्यू जिसको अपनी जान से ज्यादा अधिक प्रिय है, और जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे। चातक पपीहा को बोलते हैं। ये एक ऐसा पक्षी होता है जो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पीता है, अन्यथा अपने प्राणों का त्याग कर देता है। और स्वाति नक्षत्र की बूंद, जो स्वाति नक्षत्र है, तारों की ओर, चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखता रहता है। चातक कितनी भी बारिश है, वो कभी भी पानी नहीं पीता, भूखा ही मर जाता है, प्यासा मर जाता है। सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंद आसमान से टपकती है, उस बूंद को अपनी चोंच खोलकर पीता है, अन्यथा अपने प्राणों का त्याग करता है। तो जैसे चातक पक्षी या पपीहा बादलों की ओर टकटकी लगाकर देखता है और स्वाति नक्षत्र की बूंद का इंतजार करता है, अन्यथा अपने प्राणों का त्याग कर देता है,
ठीक वैसे ही किसान काले घने कजरारे बादलों को टकटकी लगाकर देखता है। ऐसा यदि वो काले बादल वहां से चले जाए तो उसके तो प्राणी सूख जाए। काले बादलों को देखता है और आशा करता है ये सारे काले बादल मेरी खेती के ऊपर गिर जाए, यहीं से जमीन पर गिर जाए, जिससे मेरी खेती उपजाऊ हो जाए। जैसे एक चातक पक्षी तो आसमान की ओर टकटकी लगाकर देखता है। टकटकी मतलब होता है बिना पलक झपके। टकटकी मतलब होता है आपकी आंख की जो पलक है उसको झपके बिना एकदम एक निगाह से देखना। टकटकी लगाकर देखता है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद मिले तो मेरे प्राणों की रक्षा हो। ठीक वैसे ही ये जो किसान है, ये किसान काले बादलों के और आसमान की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है कि काले बादल आए तो मेरी खेती के ऊपर बरसे तो मेरे जीवन का संचार। तो जैसे चातक पक्षी घने काले कजरारे यानी काजल जैसे काले बादलों को देखता रहता है और तकना यानी देखता है, चातक पक्षी की तरह जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है। किसान की क्या विशेषता है? खुद भूखा रहता है, खुद कम खाता है और तुम सबको घर तक अन्न पहुंचाता है। पहुंचाता ना? धरती चीर कर जो जमीन है उसको चीरता है। जमीन चीरने का मतलब उस पर गुड़ाई बुवाई करता है, निराई करता है और निराई बुवाई गुड़ाई कर कर उस जमीन से अन्न उपजाता है। अन्न खुद नहीं खाता, सब दुनिया के लिए बांट देता है। इसलिए तो किसान को अन्नदाता कहते हैं। ईश्वर को अन्नदाता कहते हैं और किसान को अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि ईश्वर हमको सब कुछ प्रदान करता है तो किसान हमको अन्न देता है। आज यदि किसान ना हो तो हम क्या खाएं? आप कितने भी करोड़पति हो जाओ, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन यदि संसार में किसान नहीं है तो आप क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं खा सकते। सोना चांदी लोग खा नहीं सकते, खाएंगे तो अन्न कहाँ से उगेगा? धरती से उगेगा। धरती कौन जोतेगा? किसान जोतेगा। जोतेगा किसान तो पानी कहाँ से चाहिए? काले बादलों से चाहिए। तो इस तरह से जो किसान है भूखा रहता है। भूखा रहना मतलब अधिक परिश्रम करता है। 2 समय की रोटी खाता है और कुछ नहीं, सारा दिन नाश्ता खाना नहीं करता, सिर्फ 2 जून की 2 समय की रोटी खाता है और 2 जून की रोटी खाकर हर वक्त काम करता है, कठोर परिश्रम करता है। गर्मी में, बारिश में, धूप में हर वक्त अपने शरीर को तपाता है और तपाकर खेती तैयार करता है, बीज बोता है। बुवाई मतलब बीज बोने के लिए खेती को पहले तैयार करता है, हल के साथ उसको गेती के साथ तोड़ता है, फोड़ता है और उसको तैयार करता है। फिर उसमें बुवाई करता है, बीज डालता है और जब फसल तैयार हो जाती है तो निराई करता है। निराई मतलब होता है छोटे मोटे जो पौधे हो जाते हैं, खरपतवार, जो बेकार की चीजें उनको हटाता है, नहीं तो उसकी खेती खराब होती है। तो जब तक किसान की खेत का जो खेती है, जो फसल है पककर तैयार नहीं हो जाती, किसान एक रात भी चैन से नहीं सोता। हर वक्त उसके दिमाग में अपनी खेती को ही लेकर बातें बैठी रहती हैं, खेती के बारे में ही सोचता है। कम खाता है लेकिन फिर भी हमको अन्न पहुंचाता है, धरती को चीर कर अन्न निकालता है, उपजाता और जग को खाना खिलाता है। जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है। पानी वक्त पर आए नहीं अर्थात यदि मौसम के हिसाब से, जैसा मौसम होता है मौसम के हिसाब से रबी की और खरीफ की फसल बोई जाती है। पता है ना आपको रबी और खरीफ की फसल? सर्दियों और गर्मियों में अलग अलग फसल बोई जाती है। तो रबी और खरीफ की फसल उगाई जाती है ऋतु मौसम के हिसाब से। तो यदि मौसम बारिश का है और बारिश नहीं आई तो किसान, सिर्फ किसान होता है जो तिल मिला जाता है। तिल मिलाना मतलब होता है बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, मैं क्या करूं? मैंने जो खेत बीज डाले हैं वो बीज तभी अंकुरित होंगे जब आसमान से पानी गिरेगा। मैं कितना भी पानी डालूं उतनी अच्छी फसल तैयार नहीं हो सकती जितनी फसल आसमान से गिरते बादलों के पानी से होती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के हिसाब से फसल तैयार होती है। तो ऋतु और मौसम के ऊपर पूरी तरह से किसान डिपेंड होता है, आश्रित होता है। इसलिए यदि समय पर पानी नहीं आता, बरसात नहीं आती तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में, ये कौन सा क्षण है? आषाढ़ महीने का पहला दिन और पहले दिन का प्रथम क्षण, समझ में आ रहा है? कोई भी दिन उसका पहला क्षण
दिन जब प्रारंभ होता है, जब समय प्रारंभ होता है, उस समय का पहला पहला पल उसको बोलते हैं प्रथम क्षण। तो आषाढ़ महीने के इस दिन के, आषाढ़ महीना में हर महीने में 30 दिन होते हैं, तो आषाढ़ महीने के प्रथम दिन के प्रथम पल में, प्रथम क्षण में वही हलदर अधिक आता है कालिदास के मन में। हलदर यानी किसान, कालिदास यानी कालिदास जो कवि है, कालिदास के मन में तो मुझको क्षमा कर देना। तो मिश्र जी कह रहे मुझे क्षमा कर देना। कालिदास के मन में क्यों बताया गया? क्योंकि हर जो भी कवि है, हर जो लेखक है, लेखिका है, कवित्री है, सबसे कोमल हृदय कवि का माना जाता है, कवित्री का माना जाता है। कारण जो कवि और कवित्री हैं वो पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर अपने आप को आश्रित करके रखते हैं, प्रकृति की मूक भाषा को जवाब देते हैं। प्रकृति बोलती नहीं है, लेकिन उनकी कविताओं में प्रकृति बोलती है, बोलती है ना। नई नई उपमाओं के द्वारा, नई नई सोच के द्वारा प्रकृति को देखते हैं, और प्रकृति हमसे नहीं, उनसे बात करती है। वो लोग प्रकृति से बात करते हैं, और प्रकृति से बात करने के बाद वो लिखते हैं, और लिखकर हम तक पहुंचाते हैं कि प्रकृति क्या कर रही है, उनके भावों को हम तक समझाते हैं। तो कोई भी कवि यदि बरसात को देखता है, तो बरसात के देखने के पहले उससे सबसे पहले किसान की याद आती है। तो इस तरह से जो मिश्र हैं कवि, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र हैं, वो बता रहे हैं कि यदि ऐसे समय में, कैसे समय में, आषाढ़ के पहले दिन के प्रथम क्षण में यदि कालिदास के मन में, कालिदास का नाम लिया गया है, प्रत्येक कवि के मन में यदि, प्रत्येक कवि के मन में यदि हलदर का, किसान का नाम आए, तो इससे मुझे क्षमा करना, इसमें मेरी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आगे आपको बताया, क्योंकि प्रत्येक कवि का हृदय कोमल होता है, किसी के दुख दर्द को देखा नहीं जाता, उसे प्रकृति का प्रेमी होता है, प्रकृति की मूक भाषा को जवाब देता है, मूक या ना मौन भाषा को जवाब देता है। इस कारण कवि के हृदय की कोमलता के कारण जैसे ही काले गजरारे काले बादलों को देखता है कवि, तो सबसे पहले उसके मन में किसान आता है, बाद में हम लोग आते हैं, बाद में हरियाली आते हैं, सबसे पहले किसान की छवि तैयार होती है। तो ऐसा होने पर, ऐसे होने पर कवि कहता है कि मुझे क्षमा कर देना। समझ में आया आपको खबर? अब हम इसके थोड़े से शब्दार्थ लिखेंगे। देखिए, हमने अभी तो शब्दार्थ एक भी नहीं लिखा है, लिखिए। देखिए, तो हवा का जोर, वर्षा की झड़ी। जोर, जोर मतलब होता है जोर से बरसना, तो इसका मतलब होता है तेजी या गति, दोनों तेज गति से बरसना, ठीक है, जोर से बरसना। वर्षा, वर्षा है ना बरसात, वर्षा है ना बरसात। वर्षा की झड़ी, झड़ी मतलब होता है लगातार बरसना, झड़ी का मतलब है लगातार बरसना, लगातार बरसात, जो कंटिन्यूअस बरसात रहती है, रिमझिम वाली बरसात, उसको बोलते हैं झड़ी लग गई। झाड़ों का गिर पड़ना, झाड़, झाड़ मतलब, झाड़ों मतलब होते हैं जो कटीले पौधे होते हैं, उन कटीले पौधों का एक दूसरे में गुथा होना, तो कटीले पौधों के समूह को, कटीले पौधों के समूह को झाड़ बोलते हैं, ठीक है ना। समूह यानी एकत्रित होना, इकट्ठे होने को बोलते हैं। दूसरा है इसमें कहीं गर्जन का जाकर, गर्जन मतलब होता है बादलों की गड़गड़ाहट आवाज, गर्जना लिख लो आप, चाहे गड़गड़ाहट लिख लो, बादलों की, गर्जन लिखा है ना तो आप गड़गड़ाहट लिख लो, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट मतलब बादलों की गड़गड़ाहट, ठीक है।
ध्वजा की तरह, ध्वजा यानी पताका, झंडा, पताका या झंडा, ध्वजा। ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना, फहरना, फहर उठना मतलब फहराना, फहर उठना मतलब हवा में लहराना। ये वर्षा के अनोखे, अनोखे यानी विशेष, अनोखे विशेष, ये वर्षा के अनोखे दृश्य, दृश्य यानी नजारे, दृश्य, नजारे, नजर में जो आए, व्यू, नजारे, ये दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, प्राण, प्राण मतलब होता है दम, जान, ये दम और जान, जो चातक की तरह, चातक मतलब होता है पपीहा, पपीहा पक्षी, जो कि स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसता रहता है, अन्यथा प्राणों को त्याग देता है, धरती चीरकर जल को खिलाता है, जो पानी वक्त, वक्त मतलब होता है समय, जो पानी वक्त पर ना आए तो तिल मिलाता है, तिल मिलाना, तिल मिलाना मतलब परेशान हो जाना, परेशान होना, बेचैन होना, तो तिल मिला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आषाढ़ के पहले दिवस के इस प्रथम क्षण में, आषाढ़ का पहला दिन प्रथम क्षण, क्षण यानी पल, प्रथम क्षण में वही हलदर, हलधर, हल को धारण करने वाला किसान, कृषक, कृषक कृषि से मिला है, कृषक कृषि करने वाला, कालिदास के मन में ज्यादा आता है तो मुझको क्षमा करना। ठीक है ना, आपको समझ में आया? अब आप सब लोग जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप ड्राइंग बनाएंगे किसान की। ये जो ड्राइंग है देखिए आपके इधर, इस वाली छोटी ड्राइंग को बना सकते हैं, आप चाहे तो बड़ी भी बना सकते हैं। और ड्राइंग बनाने के बाद ये चैप्टर को आप लिखेंगे तरीके से, साफ साफ राइटिंग में। उसके बाद जो शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों को लिखेंगे, प्रश्न उत्तर में आपको कल कराऊंगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आपकी एक्टिविटी नंबर ये रहेगी ड्राइंग बनाने की। सफाई से सुंदर तरीके से आप बनाइए, शब्दार्थों को समझिए, इसमें क्या भाव बताया गया है कि कैसे किसान को आषाढ़ के पहले दिन के प्रथम क्षण का इंतजार रहता है, कैसे कोई भी कवि के मन में कोमलता का संचार होता है, और इस कारण से आषाढ़ के पहले दिन के प्रथम क्षण में जैसे ही बरसात गिरती है तो किसी भी कवि के मन में सबसे पहली कल्पना, सबसे पहली छवि किसान की आती है। इस बात को इस पाठ में दर्शाया गया है। तो इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है, आप समझ के इसको समझिए और लिखिए। थैंक यू।